क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य का और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करना है अचर राशि से, यानी पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का गुणा माइनस 8 से करेंगे, माइनस 8 है। बीच वाली संख्या क्या है, माइनस 2। माइनस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ या घटाव करने पर माइनस 2 आ जाए और गुणा करने पर माइनस के 8 आ जाए। तो इसके टुकड़े होते हैं, माइनस का तो लेंगे हम 4 और प्लस के लेंगे 2। इससे क्या है, माइनस के 2 बचेंगे, घटाव करने पर और गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के ले लिए 4x प्लस के ले लिए 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तीन संख्याओं से चार संख्या बन गई। इनमें क्या करना है, पहली दो संख्याओं में कॉमन लेना है, जो दोनों में समान है उसको कॉमन लेना है। इन दोनों में x समान दिखाई दे रहा है, x कॉमन लिया, बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में देखेंगे प्लस का 2 समान है, 2 कॉमन लिया, बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 समान आ गया दोनों में, एक बार लिखा x माइनस 4 कोष्टक के बाहर आया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो स्टेप बना के सवाल को हल करना है। पहली स्टेप, पहले गुणनखंड के बराबर 0 लेना। पहला गुणनखंड है हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू ले लिया 0, तो x बराबर आ गया प्लस का 4। सेकेंड स्टेप, दूसरा गुणनखंड x प्लस 2 है, बराबर में ले लिया 0, तो x बराबर आ गया माइनस 2, यानी x के दो मान आए हैं। पहला मान है 4 और सेकंड मान है माइनस 2। चलिए अब करते हैं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच के लिए तीन मान चाहिए। एक मान होता है a का, एक होता है b का और एक होता है c का। a का मान होता है जो बहुपद दिया गया है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक। शुरू में a का मान 1 है, b का मान x का गुणांक माइनस 2 और c का मान अचर राशि माइनस का 8। इसके बाद दो मान होते हैं इसमें जो हमने शून्य के निकाले थे, 4 और माइनस 2। एल्फा का मान होता है पहला शून्य 4, दूसरा शून्य होता है बीटा का मान माइनस 2। तो पहला सूत्र होता है जांच करने का, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। एल्फा का मान 4 है प्लस बीटा का मान माइनस 2 है इज इक्वल टू माइनस बी का मान माइनस 2 बटे ए का मान 1 है इसमें। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1। 4 में से 2 गए 2 और 2 में 1 का भाग दिया 2, दोनों पक्ष एक जैसे आएंगे। इसी प्रकार सेकंड सूत्र होता है इसका एल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है सी बटे। एल्फा का मान 1 है इंटू बीटा का मान 4 है, ये बीटा का मान माइनस 2 इज इक्वल टू सी का मान माइनस का 8 बटे ए का मान 1। तो 4 का इंटू माइनस 2 से किया माइनस के 8 और माइनस 8 में 1 का भाग किया माइनस 8। यहाँ पर भी दोनों पक्ष एक जैसे आएंगे, यानी शून्य और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वह सत्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, विलोपन विधि का प्रयोग करके दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों के हल ज्ञात करने यानी x और y के मान ज्ञात करने। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण, इसका नाम दे दिए समीकरण 1, इसको लिख दिया समीकरण 2। और दोनों समीकरणों को किस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें देखेंगे x या y का गुणांक समान होना चाहिए। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 6 है, तो या तो यहाँ पर 6x होना चाहिए या फिर यहाँ 3x हो जाए। चलिए यहाँ से हम यहाँ पर 6x बना लेते हैं।
इस समीकरण का गुणा यदि हम 2 से कर देंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो पहले समीकरण का गुणा 2 से करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 2 सत्ते 14। ये हो गया तीसरा समीकरण। जब दोनों समीकरणों में x का गुणांक समान आ जाए तो दोनों समीकरणों का घटाव करेंगे। तो समीकरण 2 और 3 का घटाव करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हो गया हमारे पास 6x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। समीकरण 3 है 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। घटाव करेंगे, नीचे के समीकरण के 3 बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 6x से 6x कट जाएगा, माइनस के 10y प्लस का 1y, माइनस के 9y आ गए, माइनस के 14, माइनस के 4, माइनस के 18। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, y का मान आ जाएगा 18/9 यानी 2। y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में लिख देना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पर 3x प्लस 5y बराबर 7। 3x प्लस 5 इंटू वाई, वाई की जगह वाई का मान आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 7। 3x प्लस 5 गुणा 2 किया 10 बराबर में 7 है। 3x बराबर 7, 10 को यहाँ से हटाया, पक्षांतरण किया, माइनस का हो गया। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू हो गया माइनस के 3 और x इज इक्वल टू हो गया -3/3। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। तो x का मान आया -1 और y का मान रहेगा हमारा 2। इसी मॉडल पेपर का छठा प्रश्न है, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शुरू के 200 धन पूर्णांक लेने, लिखेंगे प्रथम 200 धन पूर्णांक। तो शुरू का पहले नंबर पर आता है 1, फिर 2, 3, इसी प्रकार लास्ट का आएगा 2। इन सब का योगफल निकालना है। योगफल के लिए SN का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद, इसमें A का मान हो जाएगा प्रथम पद 1, D का मान रहेगा इसके 2 माइनस 1 यानी A क्या आएगा, ये वाला लास्ट पद है, इसको N पद बोलेंगे, N इज इक्वल टू 200। योगफल SN का सूत्र, सेकंड वाला सूत्र लगाएंगे, N/2 इंटू A प्लस N। तो N का मान यहाँ पर कुल संख्या 200 है, N का मान रहेगा हमारा 200। N की जगह लिखा 200/2, A का मान 1 है, N का मान 200 है। यहाँ बन जाएगा 200 में 2 का भाग दिया 100 आया, गुणा में 1 प्लस 200 200 है, इनका गुणा करेंगे 201, 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ लगेंगे, 20,100 आ जाएगा आंसर इसका। सातवां प्रश्न है इसका, आकृति दी गई है, चित्र बना हुआ है, D समांतर OQ है, D से E समांतर है OQ के, और D से F समांतर है OR के। D से F समांतर OR के। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया वो लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है D समांतर OQ और DF समांतर OR। ये प्रश्न में दिए गए 2 मान, इसके अलावा हमें सिद्ध करना है DF
समांतर है क्यू आर। ये हमें सिद्ध करना है, यानी डी से एफ भुजा है जो ई से एफ, ये वाली भुजा ई से एफ समांतर है क्यू आर। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखते हैं डीई समांतर ओ क्यू कौन से त्रिभुज में आ रही है। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है पी ओ क्यू। इस त्रिभुज के अंदर डीई और ओ क्यू समांतर है एक दूसरे के। लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू, इसमें दिया हुआ है डीई और ओ क्यू समांतर है, प्रश्न में दिया गया। लिखेंगे डीई समांतर ओ क्यू, प्रश्न में दिया है। और यदि किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा हो तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। और थेल्स प्रमेय से क्या होता है, इधर वाली दोनों भुजाओं के अनुपात जो बराबर रहते हैं। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इधर से मान इस भुजा का अनुपात निकालेंगे, पी से ई का मान और ई से क्यू का अनुपात। पीई बटे ई क्यू इज इक्वल टू होगा पी डी बटे डी। इसको दे दिए समीकरण फर्स्ट। सेकंड भुजा दी हुई इसमें डी एफ और ओ आर। डी से एफ और ओ से आर, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। ये दोनों भुजाएं त्रिभुज पी ओ आर में आ रही है। लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर, पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर। भुजाएं समांतर हैं, फिर से थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, पी से एफ और एफ आर, इनका अनुपात निकालेंगे। पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी बटे डी। इसको दे दिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में दिया हुआ है पी डी बटे डी ओ, और समीकरण 2 में भी आ रहा है पी डी बटे डी। तो पी बटे ई क्यू का मान पी डी बटे डी ओ के बराबर है। यहाँ से पी एफ बटे एफ आर का मान पी डी बटे डी ओ के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों मान भी क्या होंगे, समीकरण 1 और 2 से बराबर होंगे। तो इसमें पी ई बटे में ई क्यू इज इक्वल टू, इसमें दिया पी एफ बटे एफ आर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है पीई, पीई ये वाली भुजा है, यहाँ से पीई ये वाली भुजा बटे में ई क्यू, यहाँ से ये वाली पी बटे ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। यानी बड़े त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजाएं समांतर हैं, ई एफ और क्यू आर समांतर होंगी। यदि इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। तो यहाँ से हम लेंगे भुजा ई एफ समांतर होगी भुजा क्यू आर के। थेल्स प्रमेय के विलोम से या प्रमेय 6.2 से। आठवां प्रश्न है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 3 और -3, 4 से समदूरस्थ। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एक्स अक्ष पर बिंदु, बिंदु जो स्थित है वो एक्स अक्ष, और जब भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है उसके निर्देशांक माने जाते हैं एक्स और 0। तो मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बिंदु, मान लिया पी बिंदु स्थित है और पी बिंदु के निर्देशांक होंगे एक्स और 0 स्थित। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स और 0 होते हैं।
अब सवाल यह है कि एक अक्ष पर जो बिंदु बिंदु स्थित है पी बिंदु है, यह बिंदु ये मान लिया हमने ए के निर्देशांक है, ये मान लिया बी के निर्देशांक। तो बिंदु पी है जो एक्स अक्ष पर है, बिंदु पी ये ए और बी से समान दूरी पर है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया एक पॉइंट हो गया हमारे पास ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी, ए हो गया और बी, ए और बी, इन दो बिंदु से एक बिंदु पी कहीं पर भी स्थित हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लिया हमने, यहाँ पर बिंदु पी, ये बिंदु पी है जो यह ए से और बी से दोनों से इसकी दूरियां बराबर है। पी से लेकर बी तक की दूरी और ए से लेकर बी तक की दूरी, दोनों दूरियां समान है। तो हम क्या करेंगे, ए पी और पी बी के मध्य की दूरी को समान कर देंगे। तो लिखेंगे ए पी के मध्य दूरी बराबर होगी बी पी के मध्य दूरी, बी पी के मध्य दूरी। ए पी के मध्य दूरी निकालनी और बी पी के मध्य दूरी निकालनी। तो ए और पी के मध्य दूरी निकालने के लिए ए और पी के निर्देशांक चाहिए। ए के निर्देशांक लिख देते हैं, यहाँ पर ए के निर्देशांक मान रखे हैं -2 और 3, -2 और पी के निर्देशांक x0 माने हुए हैं। इसी प्रकार बी के निर्देशांक इधर लिख देते हैं, बी के निर्देशांक है -3 और 4, पी के निर्देशांक x0। अब ए और पी के मध्य दूरी निकालनी है। ए और पी के मध्य दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी प्रकार पीबी के मध्य दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर भी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x कैपिटल लेटर में लेना है, x और y, और इधर पर स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पर पहले वाले मान हो जाएंगे तो x1 y1 और दूसरे मान हो जाएंगे x2 y2। इसी प्रकार ये वाले मान हो जाएंगे x1 y1 x2 y2। तो रूट दोनों तरफ आ रहा है, रूट हट जाएगा, दोनों तरफ कट हो जाएगा। x2 का मान लिखेंगे x माइनस x1 का मान -2 है, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, माइनस y1 का मान 3 है का होल स्क्वायर इज इक्वल। फिर से x2 का मान इधर x आ रहा है, माइनस x1 का मान -3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, माइनस y1 4 है का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 है होल स्क्वायर प्लस 0 -3 होता है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 4 गए -4 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे, सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab तीनों का गुणा करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x बन जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 3 किया तो 6x प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। इस तरफ x आया x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर कट गया, दोनों तरफ प्लस के हैं, 9 प्लस का इधर प्लस का इधर, 9 भी कट गया, बचा है 4x प्लस 4, यहाँ से 6x को इधर ले लिया माइनस का हो गया, यहाँ से 16 को इधर ही रहने दिया, तो यहाँ से 4x माइनस 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 को यहाँ से हटाया माइनस को, -2x इज इक्वल टू 12
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/-2। x का मान आ गया हमारा माइनस का 6। तो x अक्ष पर हमने P बिंदु माना है, P बिंदु के निर्देशांक x0 थे, x का मान आ गया हमारा -6 और 0। ये हमारा आंसर हो गया। 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न में दिया हुआ है यदि tan a बराबर 1 हो तो sin a cos a का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न है हमारे पास tan a बराबर में है 1। अब यहाँ से हम एक देखेंगे, टेबल से देखेंगे tan में कितने डिग्री का मान होता है। तो इधर तो है tan a, इधर आ जाएगा एक tan 45 डिग्री का मान होता है। तो एक की जगह लिख देंगे tan 45 डिग्री, tan से tan हट जाएगा दोनों तरफ, a इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमें मान ज्ञात करना है 2 sin a cos a। तो लिखेंगे 2 sin a cos a, 2 का 2 लिखा, sin a का मान आ गया है 45 डिग्री, और इसी प्रकार cos a की जगह 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारा मान बन जाएगा 2 इंटू टेबल से देखेंगे साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुणा कोस 45 का मान भी 1/√2। ऊपर की तीनों संख्या को गुणा करेंगे, 2 गुणा 1 गुणा 1 2 बन गए, नीचे की संख्या को गुणा करेंगे √2 इंटू √2 2, 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार। तो हमारा सही आंसर आएगा इसमें 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, मान लिया वृत्त है वो केंद्र का वृत्त है, इसका एक व्यास ले लेते हैं, यहाँ से व्यास ले लिया, मान लिया ए बी वृत्त का व्यास है। तो व्यास के सिरों पर, इसके दोनों सिरे लेंगे, एक सिरा ए हो गया एक सिरा बी हो गया, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार जाएगी और एक दूसरा सिरा ये हो गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा। मान लिया ए बी वृत्त का व्यास है और पी क्यू और आर एस मान लिया स्पर्श रेखा है। तो लिखेंगे ए बी वृत्त का व्यास तथा पी क्यू व आर एस स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहां से ये स्पर्श रेखा है, इधर से ए से वो त्रिज्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण, इसका नाम लिख दिया हमने कोण 1, और यहाँ से ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, इसका कोण लिख दिया हमने कोण 2। तो यहाँ से देखेंगे कोण 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के आएंगे, कोण 1 90 डिग्री का होगा, इसी प्रकार कोण 2 90 डिग्री का होगा। क्यों होंगे ये? क्योंकि दोनों कोण यहाँ से स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये प्रमेय 10.1 होती है, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहती है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों कोण 90-90 डिग्री के, यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर है। और जब भी दो रेखाओं के बीच में जेड बन रहा है, जेड के अंदर जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। दो रेखाओं के बीच में जो जेड के अंदर कोण आते हैं एकांतर कोण होते हैं। यदि ये कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो लिखेंगे कोण 1 व कोण 2 एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर है, और यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। इसका मतलब पी क्यू और आर एस समांतर, इसलिए पी क्यू समांतर होगी आर एस के। यही सिद्ध करना है इसमें, इति सिद्धम। 11वां प्रश्न दिया गया। 11वां प्रश्न बताया गया है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में, 80 डिग्री का कोण है,
80 डिग्री के कोण के त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो एक लाइट हाउस लगा हुआ है जो लाल रंग का प्रकाश फैलाता है 80 डिग्री के कोण पर और 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, यहाँ से लेकर ये 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है। तो इस प्रकार ये त्रिज्यखंड बन जाएगा जिसमें कोण दिया गया है 80 डिग्री और त्रिज्यखंड के अंदर ये त्रिज्या हो जाएगी आर का मान 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ से त्रिज्यखंड की त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या दी हुई है, आर का मान होता है त्रिज्या 16.5 किलोमीटर की और कोण दिया हुआ है, इसमें कोण होता है थीटा का मान 80 डिग्री और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान लिखेंगे सूत्र के अंदर, थीटा का मान 80 बटे में 360 गुणा पाई का मान प्रश्न में दिया गया 3.14 लेना है गुणा त्रिज्या आर का मान 16.5 है। 16.5 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर के ऊपर 2 घात दी हुई है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार, इसको 4 से काटा 9 बार, 3 से कट रहे हैं दोनों, इसमें 3 का भाग दिया जाएगा 5.5 बार, इसमें 3 का भाग 3 बार, फिर से 3 का भाग जाएगा 16.5 में 5.5। अब यहाँ अगर 2 गुणा 3.14 का गुणा 2 से करेंगे 6.28 बन जाएंगे और 5.5 इंटू 5.5 करते हैं, ये हो जाएगा 30.25। इन दोनों का गुणा करेंगे, 6.28 का गुणा 30.25 से करेंगे, ये आ जाएगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर रहेगा इसमें। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया गया माध्य ज्ञात करना है। टेबल दी हुई, इसमें टेबल बनी हुई जिसमें x के मान है और f के मान है। तो माध्य निकालना है। माध्य के लिए एक बार वर्ग दिया होता है, यहाँ पर वर्ग नहीं दिया हुआ, केवल वर्ग चिन्ह दिया, यानी x के मान दिए हुए सीधे। तो हमारा माध्य का सूत्र होता है, सूत्र याद होना चाहिए माध्य का, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे माध्य। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। तो सिग्मा एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स के मान निकालने, तो यहाँ पर पहले हम एफ एक्स के मान निकालेंगे, यानी एफ इंटू एक्स। एफ और एक्स के बीच में कोई भी निशान नहीं है, यानी गुणा का निशान होता है। तो एफ के सभी मानों का गुणा एक्स के मानों से करना है। पहला मान देखेंगे, एक्स का मान 0, एफ का मान 1। 0 इंटू 1 किया 0 आ गई, 4 इंटू 3 किया 12 हो गया, 8 इंटू 5 किया 8 पंजा 40, 12 इंटू 4 12 चौका 48, 16 इंटू 2 16 दूनी 32 और 20 इंटू 1 किया 20 हो गया। एफ एक्स के मान आ गए। एफ एक्स के मानों के नीचे यहाँ पर निकाल लेंगे हम सिग्मा एफ एक्स और एफ के मान के नीचे आएगा सिग्मा। सिग्मा एफ सबको जोड़ देंगे, 1 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 1 16 आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स 12 यानी 2, 2 और 8 10, 10 और 2 12, हासिल का 1 लग गया। 1 और 4 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 15, 14 और 1 हासिल का 15। एक बार वो जोड़ कर लेते हैं, 10 2 12 हासिल 1, 9 3 12 2 14 1 हासिल 15 सही है। यहाँ से 4 5 9 13 और 3 16 सही है। माध्य को एक्स बार से लिख सकते हैं, एक्स बार से लिखा जाता है। सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर 152 आया है, 152 बटे सिग्मा एफ 16 आया है। चाहो तो छोटा करने के लिए आप इसमें 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू 4 का भाग इसमें लेंगे, 4 3 12, 3 बचे 32, 4 8 32, इसमें 4 का भाग 4, 38 में 4 का भाग लेंगे, 4 9 में 36, 2 बचेंगे, पॉइंट लग गया 20 में, 4 पंजे 20। तो हमारा आंसर आएगा इसमें 9.5। 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में दिया हुआ है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे। तो 3 प्रकार के कंचे हैं एक डिब्बे के अंदर
और इसमें से एक कंचा या डायरेक्शन निकाला गया यानी बिना देखे निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा, इसमें 4 प्रश्न बन रहे हैं। पहला लाल रंग का होना चाहिए, दूसरा सफेद, तीसरा हरा नहीं और चौथा नीला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सवाल को हल करने के लिए, पहले देखेंगे हम डिब्बे के अंदर कुल कंचे कितने, कुल कंचों की संख्या निकालेंगे। तो पहले देखो दिया हुआ है प्रश्न में लाल कंचे दे रखे हैं, लाल कंचे, लाल कंचों की संख्या लिख देते हैं 5 हैं, 5 लाल कंचे हैं। उसके बाद सफेद कंचे हैं, तो सफेद कंचों की संख्या लिख दी हमने 8 है और 4 हरे रंग के। तो हरे कंचे कितने हो गए, हरे कंचे हो गए 4। तो कुल कंचों की संख्या निकालेंगे, कुल कंचे सबको जोड़ देंगे 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 5 13 और 4 17 कंचे हुए कुल, यानी कुल परिणाम हमारे पास बन जाएंगे, कुल परिणाम ये हो जाएंगे हमारे पास 17। अब इसी का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में बताना है हमें जो कंचन निकाला गया है वह लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग का कंचा यानी कि यहाँ पर हम घटना के पक्ष में परिणाम लिखेंगे, यानी सवाल क्या कह रहा है, लाल रंग के कंचे पूछे गए तो इसको हम बोलते हैं घटना के पक्ष में परिणाम। पहला प्रश्न है लाल रंग का होना चाहिए, तो निकालेंगे हम घटना के पक्ष में परिणाम या अनुकूल परिणाम भी बोलते हैं इनको, घटना के पक्ष में परिणाम या घटना के अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणाम एक ही बात होती है। तो प्रश्न में पूछा गया लाल कंचे, लाल कंचे 5 हैं तो घटना के पक्ष में 5 परिणाम हो जाएंगे और इनकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के पक्ष में परिणाम, घटना के पक्ष में परिणाम और इनके बटे में आएंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम। घटना के पक्ष में परिणाम देखेंगे, घटना के पक्ष में 5 है क्योंकि लाल रंग का कंचा पूछा गया, लाल रंग के कंचे 5 है, 5 परिणाम हो गए और कुल हमारे पास 17 आए हैं। तो पहले का आंसर आ जाएगा 5/17। इसी का सेकंड है निकाला गया कंचा सफेद होना चाहिए, सफेद है। फिर से घटना के पक्ष में परिणाम निकालेंगे, घटना कह रही है कि निकाला गया कंचा सफेद होना चाहिए, तो घटना के पक्ष में परिणाम, तो घटना में दिया गया सफेद होना चाहिए और सफेद रंग के दिए हुए हैं इसमें 8 कंचे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 8। तो इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो सूत्र वही रहेगा, ऊपर घटना के पक्ष में 8 परिणाम है, नीचे कुल परिणाम 17। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 5/17। सूत्र एक प्रश्न में एक बार लिख दिया, बहुत बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रश्न में एक बार सूत्र जरूरी होता है। तीसरा है इसका हरा नहीं है, हरा नहीं है। फिर से घटना के पक्ष में परिणाम निकालेंगे, घटना के पक्ष में परिणाम। तो घटना क्या कह रही है, हरा कंचा नहीं होना चाहिए, तो इसमें कितने कंचे हरे नहीं है, जो 17 कंचे दिए हुए हैं 17 के 17 ये हरे नहीं है, ये लाल हैं 5, 8 सफेद हैं, 4 हरे, सॉरी हरे 4 हैं, 4 कंचे दिए गए जो हरे हैं। तो बाकी के जो ये 13 परिणाम बचेंगे 8 और 5 13, ये कंचे हरे रंग के नहीं, 8 + 5 13, तो घटना के पक्ष में इसमें 13 परिणाम हो जाएंगे। तो इसमें प्रायिकता आ जाएगी, प्रायिकता इज इक्वल टू घटना के पक्ष में 13 और कुल परिणाम 17, 13/17 हो जाएगा। और इसी का लास्ट प्रश्न है चौथा, नीला होना चाहिए, नीला है। तो यहाँ भी घटना के पक्ष में परिणाम निकालेंगे, घटना के पक्ष में परिणाम, पक्ष में परिणाम। अब घटना कह रही है कि निकाला गया कंचा नीला होना चाहिए, तो नीले कंचे कितने इसमें, नीले कंचे यहाँ पर दिए गए 0, यानी एक भी नहीं है, लाल रंग के सफेद रंग के और हरे रंग के, नीले कंचे ही नहीं, तो नीले कंचों की संख्या में लिख देंगे 0। तो प्रायिकता निकालेंगे, घटना के पक्ष में 0 परिणाम और कुल 17 है, 17 में 0 में 17 का भाग देंगे, 0 आंसर आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, 14वें प्रश्न में पूछा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और गुणनफल
182। तो 14वें प्रश्न से हमारे 3-3 नंबर के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से बाद के सवाल है जो 17 तक के 3-3 नंबर के आएंगे। इसको हल करेंगे। दो संख्याओं के बारे में पूछा है, एक संख्या हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। माना एक संख्या इसको मान लिया हमने x, एक संख्या मान ली x तथा दूसरी संख्या क्या होगी, दो संख्याओं का योग 27 है, दोनों को जोड़ने पर 27 आएगा। एक संख्या x मान ली तो दूसरी आ जाएगी 27 माइनस x। 27 में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकलेगी। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 प्रश्न में दिया गया है। गुणनफल बराबर में दिया गया है 182, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 x का गुणा 27 माइनस x इंटू 27 माइनस x बराबर में आ जाएगा 182। अंदर गुणा करेंगे x का गुणा 27 से 27x, x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर। 182 को इधर ले लेते हैं, पक्षांतरण किया तो माइनस का हो गया 182 बराबर हो जाएगी 0। समीकरण को क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर में हो जाएगा 0। यदि समीकरण में शुरुआत वाली संख्या यानी एक्स स्क्वायर माइनस को, तो पूरे समीकरण के चिन्ह बदल देंगे, यानी माइनस से पूरे समीकरण का गुणा करेंगे तो चिन्ह इसके बदल जाते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 27x माइनस के और प्लस के 182 बराबर में 0। यहाँ से क्या करेंगे हम, द्विघात समीकरण बन गया है और द्विघात समीकरण को हल करने की विधि होती है गुणनखंड विधि, मध्य वर्ग के टुकड़े करके करेंगे। तो यहाँ से दिया गया 27x, इस 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ या घटाव करने पर 27 और गुणा करने पर 182 हो जाए। तो इनके टुकड़े हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का तो 14x ले लेते हैं और माइनस का ही 13x, तो माइनस के 27x बन जाएंगे। और इन्हीं का यदि गुणा करें 14 इंटू 13 करें, इन दोनों का गुणनफल होता है 182। 182 के भी टुकड़े करके लिखेंगे बराबर में 0। 3 से 4 संख्या बन गई है, दो संख्या में से कॉमन लेना। पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में x समान है, x कॉमन ले लिया, कोष्टक में बच जाएगा x माइनस 14, फिर माइनस का निशान है, 13 समान आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया, 13x में से 13 हट जाएगा, x बचा, माइनस कॉमन लिया प्लस माइनस में बदल जाएगा, 13 हट गया 14 बराबर में 0। तो यहाँ से x माइनस 14 समान आया है, समान को एक बार लिख लेना है, x माइनस 14 और जो कोष्टक के बाहर है x और माइनस का 13, इसको भी कोष्टक में कर देना है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दो स्थितियां बनाएंगे। पहली स्टेप में पहले गुणनखंड के बराबर 0 ले लो, पहला गुणनखंड है x माइनस 14, इसके बराबर 0 लिया तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 14। सेकेंड स्टेप, अब दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 लेंगे, दूसरा गुणनखंड है x माइनस 13 बराबर में 0 है, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 13 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। x के दो मान आए हैं, एक तो 14 है और एक 13, दोनों में से कोई सही आंसर मान सकते हो। प्रश्न में हमने माना है एक संख्या मानी थी x का मान या तो हम 14 लेंगे या फिर 13। तो एक संख्या x का मान 14 मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x की जगह 14 लिया है, दूसरी संख्या 13 आ जाएगी, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। 14वें प्रश्न का अथवा में दिया गया है एक सवाल। 14वें का अथवा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना। तो मूलों की प्रकृति का पता लगाने का सूत्र होता है d का, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से पता लगता है यदि d का मान 0 होता है तो वास्तविक मूल समान होते हैं, वास्तविक मूल समान, d का मान 0 से बड़ा यानी कोई प्लस वाली संख्या आ जाए तो वास्तविक मूल होते हैं लेकिन a समान होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। और यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए यानी कोई भी माइनस में संख्या आ जाए तो मूल नहीं होते हैं, मूल नहीं होंगे यानी मूलों का अस्तित्व नहीं, मूल निकलेंगे। तो यहाँ से मूलों का पता लगाएंगे, किस प्रकार के हैं। तो d का सूत्र लगाना है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। a b c के मान इस समीकरण से निकलेंगे, जो समीकरण दिया गया है। a का मान होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणा में 4 है,
बी का मान होता है एक्स का गुणांक -12 है, चिन्हों का ध्यान रखना है, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाया जाएगा। सी का मान माइनस का 9 है। डी का सूत्र लगाएंगे, डी बराबर बी है, बी का मान दिया गया माइनस का 12, बी की जगह लिखते हैं माइनस का 12, ऊपर का 2 है -4 इंटू ए का मान 4 है इंटू सी का मान माइनस का 9 है। तो डी बराबर होगा -12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 गुना 4 16 और 16 9 144, तो डी बराबर हो गया 288, यानी डी का मान प्लस वाली संख्या आई। इसका मतलब मूलों का पता लगाना है, मूलों की प्रकृति, यानी वास्तविक मूल असमान होंगे, यानी दोनों अलग अलग, दो मूल हैं लेकिन दोनों अलग अलग। यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक मूल असमान है, यानी अलग अलग है। और वास्तविक मूल हैं, प्रश्न में पूछा गया यदि वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात करना है, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके दोनों मूलों को ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। ये हो जाएगा x बराबर, पहले माइनस आया, बी का मान यहाँ से देख लेते हैं माइनस का 12, उसके बाद प्लस माइनस का निशान है, रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करके हमने निकाल रखा है 288 आया, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं हम 288 बटे में 2 गुणा ए का मान यहाँ दे रखा है 4, एक जी कर दिया 4, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 12 प्लस माइनस अंडर रूट x 288 को लिख सकते हैं हम 144 इंटू 2, और इसके बटे में आ जाएगा 4 में 8, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144, यानी 144 का वर्गमूल 12 होता है, रूट के अंदर रह जाएगा 2 और बटे में 8 है। तो x इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर 12 दोनों में समान दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन लिया तो यहाँ से 12 हट जाएगा, 1 प्लस माइनस 12 हट गया, रूट 2 बचा बटे में 8 है। तो x इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा, ये 3 बार ये 2 बार, तो 3 बटे 2 आ गया, और कोष्टक में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये हमारे आंसर हो गए। 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो, मान लिया ये वाला निर्देशांक है जो ए बिंदु के हैं और ये बी के हैं, तो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेंगे एक रेखाखंड दिया गया है ए बी, एक पॉइंट हो जाएगा रेखाखंड का, यहाँ पर ए हो गया, एक पॉइंट हो गया बी, जहां ए के निर्देशांक -1 7 और बी के 4 और -3, तो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। मान लिया कि कोई बिंदु है यहाँ पर पी, जो बिंदु रेखाखंड को किसी भी अनुपात में विभाजित करता है, बांटता है, उसके मान x और y के मान होते हैं, और जिन बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बनता है, यहाँ पर ए और बी को मिलाने से रेखाखंड बन रहा है, तो ए और बी के मान होंगे x1 y1 x2 y2, ए के मान हो जाएंगे x1 y1 के और बी के हो जाएंगे x2 y2, और पी के निर्देशांक ज्ञात करने x और y मान लेंगे, x और y का मान निकालना। और इसके बाद अनुपात दिया हुआ है, अनुपात है 2:3, 2:3 अनुपात होते हैं m1 और m2 का। तो विभाजन सूत्र से करेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, x का मान निकालने का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1
बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का मान निकालने का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से x का मान निकालेंगे, m1 का मान 2 है, गुणा में x2 का मान 4 है, प्लस m2 का मान 3 है, गुणा में x1 का मान -1। इसके बटे में है m1 का मान 2, प्लस में m2 3 है। इसी प्रकार y के मान का सूत्र m1 2 है, y2 माइनस का 3, प्लस m2 3, y1 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो x बराबर हो जाएगा ये 2 गुणा 4 8, प्लस माइनस माइनस 3 गुणा 1 3, 2 प्लस 3 5। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा 2 का गुणा -3 से -6, 3 गुणा 7 21 बटे 2 प्लस 3 5। तो यहाँ x का मान आ जाएगा 8 में से 3 गए 5 और बटे में 5 और 5 में 5 का भाग जाता है एक बार। y बराबर हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 21, तो प्लस के 15 आएंगे, बटे में 5 है और 15 में 5 का भाग जाता है 3 बार। तो P बिंदु के निर्देशांक x और y माने हैं, यानी P बिंदु के निर्देशांक x का मान 1 आया है और y का मान 3 आया। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें 1 और 3। 15वें का अथवा है बिंदुओं 4 0, यानी ये मान लीजिए a के निर्देशांक है 4 0 और b के मान लीजिए 0 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को, a और b को मिलाने से रेखाखंड बन रहा है, तो a और b को मिलाने वाला रेखाखंड बना लेते हैं। मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर a है, तो दूसरा पॉइंट b है। a के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और 0, और b के निर्देशांक दिए हुए हैं 0 और -8। अब a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो मान लिया एक बिंदु हम यहाँ पर बीच में लेते हैं, मान लिया यहाँ पर बिंदु P है, P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु ले लिया, यानी बीच में आ रहा है, तो बराबर के 2 भाग हो जाएंगे। P बिंदु AB को समान 2 भागों में बांटता है, यानी P AB का मध्य बिंदु। तो P के निर्देशांक निकाल लेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से। इसी प्रकार A और P के बीच में एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर Q, तो Q AP का मध्य बिंदु हो जाएगा मध्य बिंदु के सूत्र से। Q के निर्देशांक निकाल लेंगे। इसी प्रकार P और B के बीच में एक मध्य बिंदु ले लेते हैं R, तो P और B का मध्य बिंदु R हो जाएगा, मध्य बिंदु के सूत्र से R के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले A और B का मध्य बिंदु P लिया, तो लिखेंगे A के मान है 4 0 और B के मान है 0 और -8। A B का मध्य बिंदु P है, तो P के निर्देशांक निकालेंगे। P के निर्देशांक, तो A और B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, x का मान निकालने का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और y का मान निकालने का सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ से a और b के मान है जो x1 y1 x2 y2 हो जाएंगे। मान लिखेंगे x बराबर x1 का मान 0 प्लस x1 का मान 4 है, प्लस x2 का मान 0 है, बटे में 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा x बराबर 4 प्लस 0 4, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार। इसी प्रकार y बराबर y1 0 है, प्लस y2 -8 है, बटे में 2,
ये हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस माइनस 0 में से 8 गए -8/2 मान आ जाएगा -4। तो x का मान आया 2, p के निर्देशांक में पहले x का मान आएगा 2 और y का मान आया -4। तो p बिंदु के निर्देशांक हो गए 2 और -4, 2 और -4। p के निर्देशांक निकाल लिए। इसके बाद हम q के निर्देशांक निकालेंगे। q AP का मध्य बिंदु है। अब p से b का भाग छोड़ देंगे तो q बिंदु है जो a और p के बीच में आ रहा है दोनों में। तो a और p का मध्य बिंदु q है, तो यहाँ लिख देंगे a के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 0 और p के निर्देशांक अभी निकाले हैं 2 और -4 का मध्य बिंदु q है, q है। अब q के निर्देशांक निकालेंगे। q के निर्देशांक, तो q के निर्देशांक में फिर से x का सूत्र आएगा, सूत्र वही रहेगा। ये x1 हो जाएगा, ये y1, यहाँ से x2, ये y2। तो x1 सूत्र एक बार लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। पहले आता है x1 4 है प्लस x2 2/2। इसी प्रकार y बराबर y1 0 प्लस y2 -4 में हो जाएगा इस पे 2। तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 में 2 का भाग 3 बार। इसी प्रकार y बराबर -4 बनेंगे, -4 में 2 का भाग -2। तो यहाँ पर q बिंदु के निर्देशांक हो गए, x का मान 3 आया, y का मान -2, 3 और -2। इसी प्रकार एक पॉइंट और दिया गया है इसमें, लास्ट पॉइंट रह गया हमारा r। r के निर्देशांक निकालने। r p से लेकर b तक, रेखाखंड pb का मध्य बिंदु, इधर से a से लेकर p तक का भाग छोड़ देंगे, pb का मध्य बिंदु हो जाएगा r। यहाँ लिखेंगे p के मान 2 और -4 है। p के बाद दिया हुआ b का मान 0 और -8 है। का मध्य बिंदु r है। तो r के निर्देशांक निकालेंगे। r के निर्देशांक निकालने का सूत्र वही है मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। मध्य बिंदु के निर्देशांक में x का सूत्र x1 प्लस x2/2, तो यहाँ से ये मान हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो पहले x1 आता है 2 प्लस x2 आता है 0/2। इसी प्रकार y इज इक्वल टू y1 -4 प्लस y2 -8/2। तो x का मान हो जाएगा 2 प्लस 0 2/2, 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा। इसी प्रकार y बराबर -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 8/2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -12/2, काटेंगे -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर q बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे, x का मान 1 आया और y का मान -6। तो r बिंदु के निर्देशांक 1 और -6 हो जाएंगे। तो 3 बिंदु हो गए। एक बिंदु P हो गया जिसके मान 2 और -4 है। एक बिंदु Q हो गया जिसके मान 3 और -2 है। और एक बिंदु R हो गया जिसके मान 1 और -6 है। ये तीनों बिंदु रेखाखंड AB को बराबर 4 भागों में बांटेंगे। 16वां प्रश्न है, सिद्ध करना है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर मिलाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो उल्टे हाथ की तरफ की साइड इसको LHS बोला जाता है और इसको बोलेंगे RHS। LHS को हल करके RHS के बराबर लाना। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, इसमें लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1
1 माइनस साइन थीटा। तो प्लस का निशान है, बटे वाली संख्या है, एलसीएम लेके हल करेंगे, ले से लेके। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का ले से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, गुणा में आ जाएंगे, और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे वाली संख्या का भाग देंगे ले से में, 1 प्लस साइन कट जाएगा, 1 माइनस साइन बचेगा, 1 माइनस साइन का गुणा 1 से करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, प्लस का निशान आया, फिर से भाग देंगे, 1 माइनस साइन कट जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन का गुणा 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा माइनस का प्लस का है, कट जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 2 हो गए, नीचे की संख्या में सूत्र लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 चल रहा है और बी की जगह साइन थीटा, तो ए का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 2/1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, फर्स्ट नंबर के सर्व समीकरण से आता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए लिख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा, 2 के गुणा में 1 मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 तो आ चुका है, 2 1 बन गया 1/कोस स्क्वायर थीटा। तो 1/कोस थीटा का मान है जो ये सेक थीटा के बराबर होता है, 1/कोस की जगह सेक थीटा हो जाएगा, कोस के ऊपर 2 घात हैं तो इसके ऊपर भी 2 घात, तो LHS बराबर आ जाएगा हमारा RHS। LHS को हल किया, 2 सेक स्क्वायर थीटा आया, RHS भी 2 सेक स्क्वायर थीटा ही लगा, यही सिद्ध करना है, ये सिद्ध। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, और इसको हल करके हमें लाना है टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो पहले LHS ले लिया, LHS को हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेन और कोट जो दिया गया है इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। तो पहले आ रहा है 1, फिर माइनस टेन ए आया, टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए बटे कोस ए, बटे का निशान है, नीचे 1 माइनस कोट ए, कोट का सूत्र होता है कोस ए बटे साइन ए, इनका होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर लगा दिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 मान सकते हैं इनके नीचे, ऊपर वाली संख्या बटे में है, माइनस का निशान है, ले से लेके हल करेंगे, इसी प्रकार नीचे वाली संख्याओं का भी ले से लेके हल करेंगे। ऊपर है 1 और कोस, 1 और कोस का ले से लेंगे, ले से आएगा कोस ए, 1 का भाग कोस ए में कोस ए का इंटू 1 से करेंगे, ऊपर आ जाएगा कोस ए, माइनस कोस का भाग कोस में 1 बार, 1 का इंटू साइन ए से करेंगे साइन, बटे का निशान है, उसी प्रकार फिर से नीचे वाली संख्याओं को एक लाइन खींचेंगे, नीचे ले से लिखेंगे, ले से साइन ए, 1 का भाग साइन ए में साइन ए आएगा, साइन ए का इंटू 1 से किया साइन ए, माइनस साइन ए का भाग साइन ए में 1 बार, 1 का इंटू कोस ए से किया कोस ए, और इनके ऊपर घात चल रही है 2, 4 संख्याएं, जब 4 संख्याएं बटे में होती है तो नीचे की संख्या ऊपर वाली संख्या से पलट के गुणा हो जाती है। तो पहले ऊपर दिया कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, इसके बटे में है कोस ए माइनस साइन ए के बटे में कोस ए है, गुणा ये संख्या पलट के गुणा हो जाएगी, साइन ए नीचे है ऊपर आ जाएगा साइन ए, और बटे में आ जाएगा इसके साइन ए माइनस कोस ए, और इनके ऊपर घात होल स्क्वायर चल रहा है, घात 2 चल रही है। अब यहाँ से ऊपर नीचे की संख्या देखेंगे तो यहाँ कोस ए माइनस साइन ए या साइन ए माइनस कोस ए, यानी दोनों संख्या एक जैसी लेकिन चिन्ह अलग अलग है, और चिन्ह इनके हमें बनाने हैं एक समान, यदि एक समान हो गए इनके चिन्ह तो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, इस संख्या में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, चाहे इसमें से माइनस कॉमन ले लें, चाहे इसमें से, एक में से कॉमन लेना, जब माइनस कॉमन लेंगे तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कोस ए माइनस साइन है,
यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो कोस ए माइनस को हो जाएगा साइन ए प्लस को हो जाएगा। साइन ए को आगे लिख देंगे, कोस ए को पीछे, ये बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और बटे में दिया हुआ है कोस ए इंटू यहाँ पर साइन ए है, साइन ए बटे साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, इनका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए आया, कट गया, ऊपर भी साइन ए माइनस कोस ए है, साइन ए माइनस कोस ए कट गया, ये बच गया माइनस का निशान बचा है, साइन ए बचा है, बटे में कोस ए बचा है, इसका होल स्क्वायर है। माइनस साइन ए बटे कोस ए होता है टेन ए, और इसका होल स्क्वायर, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर यानी माइनस टेन ए इंटू माइनस टेन ए करेंगे तो प्लस का आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो LHS हमारा, LHS का मान टेन स्क्वायर ए आया है, इज इक्वल टू RHS भी टेन स्क्वायर ए, LHS इज इक्वल टू हो जाएगा RHS। यही सिद्ध करना था, सिद्ध। 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया हुआ है माध्यक ज्ञात करना है, टेबल दी गई। यहाँ पर जूतों की नाप दी गई, जूतों की नाप ये आंकड़ों की संख्या होती है, इसको हम x से लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पर बारंबारता, बारंबारता को x से लिखा जाता है। और माध्यक का नाम आते जब टेबल से प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमको CF के मान निकालने होते हैं। पहले CF के मान निकालेंगे और CF के मान के बाद फिर माध्यक निकाला जाएगा। तो CF के मान का तरीका क्या होता है, जो बारंबारता दी गई पहला एक है तो पहला मान वही आएगा, एक हो गया, उसके बाद तिरछा जोड़ कर देना है, एक का जोड़ दो से तीन बन गए, इसी प्रकार तीन का जोड़ किया, चार से सात बन गए, सात में पांच जोड़ा, बारह, बारह में पांच 15 जोड़ेंगे, 27, 27 में 30 जोड़ा, 57, 57 में 60 जोड़ेंगे, 7 11 117, 117 में 95 जोड़ेंगे, 7 5 12, 11 20 और 1 21, और इसमें 82 जोड़ेंगे, 2 2 4, 21 8 29, 294, और इसमें 75 जोड़ेंगे, 9, और ये हो जाएंगे 29 7 36। तो यहाँ पर इन सभी जो बारंबारता दी हुई है इनका योग ये लास्ट में आता है, इसको लिखा जाता है n से। n का मान हो गया इसमें 369। माध्यक निकालने के लिए यहाँ एक एक संख्या दी है, वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, तो सीधा ही पहले n/2 का मान निकालो, यहाँ से n/2 यानी 369/2, ये आ जाएगा 8 184.5। अब जो ये n का मान आया है, n/2 का मान आया 184.5, CF में इससे बड़ा मान देखना है, 184.5 से बड़ा 184, 212 है, 117 छोटा रह जाएगा, 212 ये संख्या क्या है, बड़ी, और इसके सामने जो पहले नंबर पर आएगा हमारा वो होगा माध्यक। n/2 का मान 184.5 है, इससे ठीक बड़ी बात संचयी बारंबारता 212 के सामने क्या है 8.0, तो हमारा माध्यक हो जाएगा इसमें, माध्यक बराबर 8.0, ये आंसर आएगा इसमें। 17वें प्रश्न का 8वां है, इसमें भी माध्यक ज्ञात करना है, लेकिन पिछले सवाल में और इसमें थोड़ा अंतर है, उसमें यहाँ पर आंकड़े दिए गए थे लेकिन इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल वाला सवाल हम किस प्रकार हल करेंगे, तो सवाल कोई सा भी हो पहले हमको CF का मान तो निकालना होता है। तो CF का मान, पहला मान सेम पिछले सवाल की तरह 10 आएगा, 10 में 15 जोड़ देंगे, 25, 25 में 25 जोड़ देंगे, 50, 50 में 22 जोड़ेंगे, 72, और 72 में 12 को जोड़ दिया 84, यानी n का मान हो गया हमारे पास यहाँ 84। तो सबसे पहले हम n/2 का मान निकाल लेते हैं, n/2, ये हो जाएगा 84/2 यानी 42 आ जाएगा। अब n/2 का मान 42 आया है, तो इसमें CF के मानों में से 42 से ठीक बड़ा मान देखना है, तो 42 से ठीक बड़ा ये 50 है, तो यहाँ से हमारे पास मान निकलेंगे
इससे बड़ा मान 50 हो गया। तो पहले हम माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र याद होना चाहिए। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और इनके गुणा में H। यानी n/2 का मान चाहिए, n/2 का मान आ चुका है। एक F का मान चाहिए, F के बाद एक L का मान होता है, एक CF है और एक लास्ट में H। ये 4 मान और चाहिए हमको। तो यहाँ से देखो, जो n/2 से ठीक बड़ा मान आया 50, इसके सामने जो यहाँ पर बारंबार में से होता है, ये F का मान होता है। इसके सामने जो फर्स्ट वाला मान होता है, छोटा वाला मान, ये L का मान होता है। L का मान 16 हो जाएगा, F का मान 25। L का मान 16 और F का मान 25। L और F आ गए। CF जो n/2 से बड़ा मान आया, यानी जो F का मान है या CF का मान हमने लिया है 42 से बड़ा 50 है ना, तो इससे छोटा 42 से छोटा यानी इससे ऊपर वाला मान, ये वाला मान होता है CF का। तो CF का मान हो जाएगा इसमें 25 और H का मान होता है वर्ग अंतराल में अंतर, यानी 8 बढ़ते जा रहे हैं, 8 और 16, 8 24, 8 32, 8 40, 8 का अंतर है, तो H का मान हो जाएगा इसमें 8। सूत्र में मान लिखेंगे। सबसे पहले L का मान लिख दिया, L की जगह 16 प्लस n/2, n/2 42 आया है, माइनस CF 25 है, बटे F का मान हमारे पास आया 25 और गुणा में दिया गया है H और H का मान आया है 8। तो 16 प्लस 42 में से 25 का घटाव करेंगे तो ये आ जाएंगे 17 बटे 25 गुणा में 8 है। ये बन जाएगा 16 प्लस 17 का गुणा 8 से कर देते हैं, 17 अट्ठे 136 बटे में 25। ये आ जाएगा 16 प्लस 136 में 25 का भाग देंगे तो 25 पंजे 125, 11 बचेंगे 110 हो जाएंगे, 25 चौका 100, 10 बचे 100, 25 चौका 100। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 21.44। ये होगा हमारा माध्यक। 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। ये एक मीनार, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मान लिया ये पृथ्वी है, यहाँ पर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है जिसकी लंबाई दी गई है 1.5 मीटर और एक चिमनी है, ये चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो यहाँ से चिमनी से प्रेक्षक की दूरी 28.5 हो जाएगी और प्रेक्षक की आंख से जो चिमनी का शिखर है इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। उन्नयन कोण बनाने के लिए पृथ्वी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से जो उन्नयन कोण दिया गया है 45 डिग्री का। यहाँ पर कोण आएगा जो 90 डिग्री का, नाम दे देते हैं A B C D E। और प्रश्न में एक दी गई है प्रेक्षक की ऊंचाई, प्रेक्षक की ऊंचाई। तो प्रेक्षक की ऊंचाई है जो C से D तक है, CD, और ये वाला मान B से E के बराबर होगा 1.5 मीटर। B से E बराबर आएगा ये 1.5 मीटर। इसी तरह प्रेक्षक की चिमनी से दूरी और दी गई है। प्रेक्षक की चिमनी से दूरी, चिमनी से दूरी, तो प्रेक्षक की जो चिमनी से दूरी है वो DE है और D का मान B से C के बराबर होगा। ये दिया गया है 28.5 मीटर। तो ये दूरी 28.5 है, इसके सामने वाली ये दूरी भी 28.5 मीटर होगी। एक त्रिभुज लेते हैं ABC। त्रिभुज बन रहा है ABC, समकोण त्रिभुज है। ये वाली भुजा लंब रहेगी, आधार रहेगी। तो लंब चिमनी की ऊंचाई में आ रहा है, ज्ञात करना है। ए भी मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं, और आधार इसमें दिया हुआ है 28.5 और कोण दिया हुआ है इसमें 45 डिग्री का।
तो यहाँ से टेन थीटा लंब और आधार है, तो टेन थीटा का ही सूत्र लगाएंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या टेन थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री बराबर लंब, लंब भुजा है हमारी ए बी बटे आधार, आधार हो जाएगा हमारा 28.5। टेन 45 का मान 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ ए बी बटे 28.5 है, वज्र गुणा करेंगे, एक का गुणा ए बी से होगा ए बी, और एक का गुणा 28.5 से करेंगे 28.5 मीटर। तो यहाँ से ए बी का मान आएगा 28.5 मीटर। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहाँ लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, और चिमनी की ऊंचाई होगी ए से बी तक प्लस बी से ई तक, दोनों का योग कर देंगे तो टोटल चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। ये बन जाएगा ए बी प्लस बी। तो ए बी का मान है इसमें 28.5 आया है, और बी का मान 1.5 दिया गया, और दोनों का जोड़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 30 मीटर। अठारहवें का अथवा है। 18वें तत्व में बताया गया है किसी मीनार के आधार से होती हुई एक सरल रेखा में दूरियां दी गई x और y। तो किसी मीनार के आधार से और सरल रेखा में, मान लिया एक मीनार है, इसका आधार यहाँ से होगा, आधार से सरल रेखा में दूरियां दी गई है, एक दूरी दी गई है x मीटर की, और एक दूरी मान ली हमने y मीटर। तो यहाँ से मीनार का जो सिरा है, मीनार के सिरों के उन्नयन कोण है जो वो दिए हुए हैं पूरक कोण, यानी यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो पूरक कोण होते हैं उनका योग हमेशा 90 डिग्री आता है। पूरक कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए उन्हें पूरक कोण बोला जाता है। तो नाम दे देते हैं त्रिभुज का ए बी सी और डी। तो यहाँ से मीनार की ऊंचाई ए बी होगी, और हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो √xy है। तो दो त्रिभुज बन जाएंगे, यहाँ पर जो कोण दिए गए एक दूसरे के पूरक है, एक कोण हम मान लेते हैं थीटा, तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। एक थीटा लेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो एक एक करके त्रिभुज ले लेते हैं। पहले मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, एच मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी है, इसको हमने मान लिया एच मीटर। एक एक करके त्रिभुज लेंगे, पहले त्रिभुज लेते हैं, इसकी ऊंचाई एच मीटर होगी। और हमें सिद्ध करना है कि एच का मान है जो, एच का मान आना चाहिए √xy। तो पहले त्रिभुज ए बी डी लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में भुजा लंब देखेंगे, लंब का मान रहेगा इसमें एच मान रखा है हमने, आधार देखेंगे, आधार का मान है x मीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे, लंब और आधार आ रहा है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या टेन थीटा बराबर लंब यहाँ पर h है और आधार हमने x माना हुआ है, इसके बटे में एक लगा के वज्र गुणा करेंगे, यहाँ से हम h का मान निकालेंगे, h का गुणा x से करेंगे, h x का गुणा टेन थीटा से करेंगे तो x टेन थीटा। इसको दे देते हैं समीकरण फर्स्ट, यानी पहला समीकरण हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेना, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में देखेंगे लंब, तो इसमें लंब रहेगा हमारा h, दोनों में एक ही भुजा है ऊंचाई, और इसमें आधार हमारा रहेगा, आधार बदल जाएगा, इसमें आधार x था, इसमें आधार y हो जाएगा, आधार हमारा y है इसमें, आधार y, लंब h है, और सूत्र लगाएंगे इसमें टेन थीटा का, टेन थीटा, थीटा की जगह चलेगी इसमें 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह लिख दिया 90 माइनस थीटा, बराबर में लंब बटे आधार, लंब h है, आधार
वाई है। इसके बटे में 1 लगाया, वज्र गुणा करेंगे, 1 का गुणा h से होगा, ये आ गया h बराबर y का गुणा tan 90 माइनस थीटा से, y tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करना है, क्योंकि इसमें इधर h आ रहा है, इसमें भी इधर h आ रहा है, और हमें h का ही मान निकाल के सिद्ध करके लाना है, h का मान अंडर रूट एक्स वाई। तो समीकरण 1 व 2 का, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर तो समीकरण 1 में h है LHS की तरफ, समीकरण 2 में भी h गुणा h करेंगे, h स्क्वायर हो जाएगा। RHS की तरफ x tan थीटा है, x tan थीटा, इसका गुणा हो जाएगा y tan 90 माइनस थीटा, y tan 90 माइनस थीटा। तो इधर आ गया इसमें h स्क्वायर, यहाँ पर x tan थीटा, और यहाँ पर आया tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cos थीटा के बराबर। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह लिख सकते हैं हम cos थीटा, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा cos थीटा। h स्क्वायर इज इक्वल टू x tan थीटा, और cos थीटा का सूत्र होता है 1 बटे tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर आ गया x, और इनटू में इसके y और चल रहा है, इस y को हम शुरू में लिख लेते हैं, तो एक्स वाई आ गया। तो स्क्वायर को हटाएंगे, h बराबर हो जाएगा रूट एक्स वाई। h हमने मीनार की ऊंचाई मानी है, तो मीनार की ऊंचाई आई है हमारी, मीनार की ऊंचाई h का मान अंडर रूट एक्स वाई, यही सिद्ध करना है, लिख देंगे इति सिद्धम। 19वां प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया हुआ है घन का आयतन, दो घन है, दो घनों का आयतन 64 घन सेमी है, और इनकी संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन के सूत्र से हम पहले इस घन की भुजा निकाल लेते हैं। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, भुजा के ऊपर 3 घात लगा दी, बराबर में 64 है, 64 होता है 4 का घन, यानी 64 को लिख सकते हैं हम 4 की घात 3 घात से 3 घात कट जाएंगे, तो भुजा आ जाएगी इसमें, घन की भुजा 4 सेमी की हो जाएगी, यानी जिस घन का आयतन 64 घन सेमी था, इसकी भुजा 4 सेमी। तो घन की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, तीनों 4-4 सेमी। इसका आयतन भी 64 है, तो इसकी भुजाएं भी 4-4 सेमी हो जाएंगी। अब इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, इस प्रकार घनाभ बन जाएगा। इस प्रकार जो घनाभ बना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घन ये ले लिया, आधा भाग इधर, यानी एक घन यहाँ से आ गया, यहाँ रख दिया, एक घन यहाँ से आ गया, दोनों को मिला के घनाभ बन गया। तो इस घन की लंबाई यानी भुजा 4 सेमी थी, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेमी हो जाएगी। इस घन की भुजा 4 थी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 हो जाएगी। तो टोटल जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई बन जाएगी 8 सेमी, और इसके अलावा इसकी चौड़ाई 4 सेमी, तो 4 रहेगी, ऊंचाई 4 है तो 4 रहेगी। तो प्राप्त घनाभ प्राप्त हुआ, जो लिखेंगे प्राप्त घनाभ की माप, घनाभ की माप। तो घनाभ की माप क्या होगी, एक होता है लंबाई, लंबाई इसकी हो जाएगी 4 की डबल हो जाएगी, 8 सेमी हो जाएगी, 4 सेमी थी, डबल हो गई 8। दूसरा मान चौड़ाई होता है, चौड़ाई 4 ही रहेगी, और ऊंचाई भी 4 सेमी रहेगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, और ऊंचाई को H से लिखा जाता है। तो 2 इंटू लंबाई, लंबाई 8 सेमी है, गुणा चौड़ाई और ऊंचाई 4 है, चौड़ाई 4 है, फिर से चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, ऊंचाई 4 और लंबाई 8 है। तो 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 अट्ठे 32,
जोड़ करेंगे, दो तीनों का जोड़ किया 80 बन जाएंगे, और 2 का गुणा 80 से करेंगे, 2 गुणा 80 हो जाएगा 160। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में बताया गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो कोई बर्तन है, एक खोखला अर्धगोला ले लिया, खोखला है यानी अंदर से खाली, इस आकार का है, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है, खोखला बेलन है यानी अंदर से खाली है, बेलन रख दिया है। तो इस प्रकार ये बर्तन बना हुआ है, और इसमें अर्धगोले का व्यास दिया गया है 14 सेमी। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, तो बेलन का व्यास भी 14 सेमी होगा। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं। अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या, तो अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या समान आएंगी। जो अर्धगोले का व्यास है वही बेलन का व्यास होगा, 14 सेमी का ही। जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो त्रिज्या आ जाएगी इसमें 14/2 यानी 7 सेमी आ जाएगी। और कुल ऊंचाई दी गई इस पात्र की, कुल ऊंचाई है इसमें 13 सेमी। हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए h का मान चाहिए होता है, जो बेलन की ऊंचाई होती है। अब देखो, इस पात्र की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल ऊंचाई हो जाएगी, ये तो है 13 सेमी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अर्धगोले की त्रिज्या हुई। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है, टोटल भाग 13 सेमी, नीचे का भाग 7 सेमी, तो ऊपर का भाग 6 सेमी बचेगा, जो बेलन की ऊंचाई रहेगी। तो 13 में से हम अर्धगोले की त्रिज्या घटाव कर देंगे, तो 6 सेमी हो गई है बेलन की ऊंचाई यानी h का मान। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा अंदर का, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh प्लस अर्धगोले के अंदर का भाग, अर्धगोले के अंदर का वक्र पृष्ठ 2πr स्क्वायर। 2πr कॉमन आ रहा है दोनों में, 2πr कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा h प्लस r। मान लिखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान यहाँ निकाला है 6 प्लस r का मान 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 2 करेंगे 44, गुणा 6 और 7 को जोड़ दिया 13 हो गए, 13 चौके 52, फिर 13 चौके 52 और 5 57। तो हमारा उत्तर आएगा 572 वर्ग सेमी, जो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 20वां प्रश्न है। इस प्रश्न में बहुलक निकालना है हमको। तो बहुलक के लिए टेबल जो दी गई वही रहेगी। बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर सबसे पहले आता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो यहाँ पर सूत्र के अंदर हमें 5 मान दिखाई दे रहे हैं, F0, F1, F2 और एक H है और एक L। ये 5 मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम F1 का मान निकालते हैं। F1 का मान होता है जो बारंबारताओं में सबसे बड़ा मान। यहाँ पर सबसे बड़ा मान हमको 25 दिखाई दे रहा है, ये मान हो जाएगा F1 का 25। अब F1 के मान से सभी मान निकालेंगे। यहाँ से जो ऊपर का मान होता है ये तो F1 हो गया, इससे ऊपर आता है F0, इससे नीचे आता है F2, इसके सामने पहले नंबर का होता है L का मान, और वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है जो संख्या में बढ़ती जा रही है वो H का मान होता है। F1 का मान 25 हो गया, उससे ऊपर 20 F0 है, F0 का मान 20 है, F2 F1 के नीचे 22 है, L का मान इसके सामने पहले नंबर पर 30 है,
और h का मान है जो वर्ग अंतराल का अंतर 10 का अंतर है, 10 बढ़ते जा रहे हैं। सूत्र में मान लिखेंगे एल आया, एल का मान 30 प्लस F1 25 है माइनस F0 ऊपर 20 है बटे 2 गुणा F1 का मान 25 माइनस F0 20 माइनस F2 22 है और गुणा h का मान 10 है। हल करेंगे इसको 30 प्लस कोष्टक के अंदर हल करेंगे 25 में से 20 गए 5 बटे 2 का गुणा 25 से करो 50 माइनस के 20 और माइनस के 22 तो माइनस के 42 बन जाएंगे और गुणा में है हमारे पास 10। 30 प्लस इन दोनों का गुणा कर लो 50 बन गए, नीचे घटाव करेंगे 8 बचेंगे तो 30 प्लस 50 में 8 का भाग दे दो 8 3 48 2 बचे 20 हो गए 8 दूनी 16 8 पंजा 40 जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 36.25। तो इस प्रश्न में बहुलक होगा 36.25। 20वें प्रश्न का अथवा प्रश्न है इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य की विधि का नाम नहीं लिखा होगा, माध्य किसी विधि से निकाल सकते हैं। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको x के मान निकालने ही, विधि कोई सी भी लगाएं x के मान निकालने पड़ेंगे। तो x के मान यानी वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह जो वर्ग अंतराल दिया गया है उनमें बीच वाली संख्या, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो या बीच वाली संख्या निकालो, एक ही बात होती है। 0 और 6 को जोड़ा 6, 6 का आधा हो गया 3। इसी प्रकार दोनों को जोड़ा 16 का आधा 8, जोड़ा 24 आधा किया 12, 34 आधा किया 17, 48 आधा किया 24, इनको जोड़ेंगे 76, 66 आधा किया 33 और इनका जोड़ के 78 का आधा 39। माध्य निकालना है, हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। प्रत्यक्ष विधि के लिए f(x) के मान निकाले जाते हैं, यानी f के मानों का गुणा x के मानों से करना है। तो सबसे पहले 11 का गुणा 3 से करेंगे 33, 10 गुणा 8 80, 12 7 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 तिया 99 और 39 इंटू 1 करेंगे 39। तो यहाँ पर f के नीचे सिग्मा f का मान निकलेगा, सिग्मा f सबको जोड़ देते 21, 21 7 28, 28 4 32, 36 और 4 हो जाएंगे 40। fx निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा fx, यानी fx के मानों को जोड़ेंगे 3 4 7 7 8 15 6 21 9 30 और 9 39, हासिल 3 8 8 16 और 3 19 6 25 25 और 18 43 3 40 और 3 हासिल के 49। माध्य का सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो माध्य को x बार से लिखा जाता है, सिग्मा fx का मान 499 बटे सिग्मा f का मान आया 40। तो x बार इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12.475, या इसको लिख सकते हैं 12.48। पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो तो इसमें एक बढ़ा देते हैं, हमारा आंसर रहेगा इसमें 12.48।